पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अंकित रत्नागढ़ के किले से डैनी डिकोस्टा के साए को अनजाने में अपने साथ दिल्ली ले आया। पुरानी दिल्ली की गलियों में अब मौत का खेल शुरू हो चुका है और अंकित की मंगेतर मीना खतरे में है। क्या अंकित इस पिशाच को रोक पाएगा? चलिए शुरू करते हैं डैनी राजस्थान का अगला खौफनाक अध्याय, डैनी डिकोस्टा। एपिसोड 3, दिल्ली की खूनी रातें। राजस्थान के उस वीरान किले को पीछे छोड़ कर डैनी और अंकित अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। डैनी ट्रेन के एक ऐसे केबिन में बंद था जिसकी खिड़कियों पर गहरे पर्दे लगे थे। अंकित का दिल हर बीतते पल के साथ तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा था कि शहर की भीड़ और शोर शराबे में वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन वह गलत था। पिशाच कभी भीड़ से नहीं डरते, वे तो भीड़ इसमें अपना शिकार ढूंढते हैं। जैसे ही ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन पर रुकी, डैनी का भारी संदूक कुल्ली नीचे उतारने लगे। अंकित ने देखा कि संदूक के चारों ओर एक ठंडी काली धुंध लिपटी हुई थी। स्टेशन की गहमागहमी के बीच डैनी अचानक ओझल हो गया। अंकित अपनी मंगेतर मीना के घर पहुंचा, लेकिन उसे चैन नहीं था। अगले ही दिन अखबारों में खौफनाक सुर्खियां छपने लगी। पुरानी दिल्ली और सिविल लाइंस के इलाकों में 3 लाशें मिली थीं। उन सभी के शरीर सफेद पडीडी चुके थे, जैसे किसी ने उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। और सबसे डरावनी बात, उन सबकी गर्दन पर 2 गहरे सुराख थे। उस रात अंकित मीना के घर की छत पर खड़ रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हवा अचानक बर्फीली हो गई। डैनी डिकोस्टा साए की तरह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। डैनी ने अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा, अंकित, तुमने मुझे शहर की चकाचौंध दिखाई, अब मैं तुम्हें शहर की मौत दिखाऊंगा। तुम्हारी ये गलियां अब मेरे शिकारगाह बनेंगी और तुम्हारी मीना, उसका खून मुझे सदियों तक जवान रखेगा। डैनी एक पल में हवा में विलीन हो गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ अंकित की चीख और मौत का सन्नाटा। अब अंकित समझ चुका था कि डैनी को रोकना उसके बस की बात नहीं। उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो प्राचीन शक्तियों और इन पिशाचों के अंत का रहस्य जानता हो। डैनी डिकोस्टा, एपिसोड 4, शिकारी का आगमन। दिल्ली की सड़कों पर दहशत का साया गहरा होता जा रहा था। अंकित अपनी मंगेतर मीना को लेकर शहर से दूर एक सुरक्षित ठिकाने पर चला गया था, लेकिन वह जानता था कि पिशाच को दीवारें नहीं रोक सकती। उसे किसी ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो डैनी की काली ताकतों का मुकाबला कर सके। अपनी पुरानी लॉ फर्म के रिकॉर्ड्स खंगालते समय अंकित को एक पुराने केस की फाइल मिली। उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, प्रोफेसर वशिष्ठ। कहा जाता था कि प्रोफेसर वशिष्ठ ने अपना पूरा जीवन प्राचीन सभ्यताओं और उन जीवों के अध्ययन में बिता दिया है जो इंसानी समझ से परे हैं। अंकित जब बनारस की तंग गलियों में प्रोफेसर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि प्रोफेसर के घर के चारों ओर पवित्र धागे और अजीब सी जड़ी बूटियां लटकी हुई थी। प्रोफेसर ने अंकित को देखते ही कहा, तुम रत्नागढ़ से आ रहे हो ना? तुम्हारी आंखों में डैनी डिकोस्टा का खौफ साफ दिख रहा है। प्रोफेसर ने बताया कि डैनी कोई साधारण पिशाच नहीं है। वह रक्त बीज की उस प्रजाति से है जिसे खत्म करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि प्राचीन कवच और पवित्र लकड़ी की जरूरत होती है। प्रोफेसर ने एक झोले से चांदी की कुछ कीलें और एक पुरानी किताब निकाली। सुनो अंकित, प्रोफेसर की आवाज गंभीर हो गई। डैनी अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमावस्या की रात का इंतजार कर रहा है। उस रात वह अपनी पूरी शक्ति के साथ मीना पर हमला करेगा। अगर हमने उसे सूर्यास्त से पहले उसकी कब्र में नहीं ढूंढा तो दिल्ली का हर इंसान उसका गुलाम बन जाएगा। तभी प्रोफेसर के घर की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगी। बाहर भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगी। अंकित ने खिड़की से झांका। सामने सड़क पर डैनी डिकोस्टा खड़ा था। उसके पीछे सायों की एक पूरी फौज थी। डैनी ने चिल्लाकर कहा, बूढ़े वशिष्ठ, तुम एक मुर्दे को बचाने की कोशिश कर रहे हो? आज रात बनारस की ये गंगालाल होगी। अंकित और प्रोफेसर अब मौत से घिर चुके थे। क्या प्रोफेसर के पास कोई ऐसा मंत्र था जो डैनी को रोक सके, या फिर बनारस की ये पावन धरती एक और नरसंहार की गवाह बनने वाली थी? डैनी डिकोस्टा, एपिसोड 5,
अंतिम प्रहार। बनारस की तंग गलियों में मौत का नाच शुरू हो चुका था। डैनी की साइयों वाली फौज प्रोफेसर वशिष्ठ के घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रोफेसर ने अंकित को एक चांदी का खंजर और पवित्र जल की एक शीशी थमाई। अंकित, याद रखना, उसका निशाना उसका दिल होना चाहिए, प्रोफेसर चिल्लाए। अचानक घर की छत उड़ गई और डैनी डिकोस्टा साक्षात यमराज की तरह सामने खड़ा था। उसकी दहाड़ से पूरा मोहल्ला कांप उठा। उसने हाथ के एक ही झटके से प्रोफेसर को दूर फेंक दिया। अब अंकित और उस दानव के बीच कोई नहीं था। डैनी ने अंकित का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। तुमने सोचा था कि ये बूढ़ा मुझे रोक पाएगा? अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं तुम्हारी दुनिया को कैसे राख करता हूँ। लेकिन डैनी एक बात भूल गया था। अंकित ने अपनी जेब से वही पुरानी चांदी की चैन निकाली जो उसे उसकी माँ ने दी थी और उसे डैनी की आंखों के सामने लहरा दिया। डैनी की आंखें चौंधिया गईं। उस एक पल के मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर ने जमीन पर गिरे हुए एक मंत्रोच्चार वाले पत्थर को डैनी के पैरों पर दे मारा। डैनी का शरीर जलने लगा। अंकित ने पूरी ताकत जुटाई और चांदी का खंजर सीधा डैनी के सीने के पार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी जो शायद पूरे शहर ने सुनी होगी। डैनी का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। हवा में उड़ते हुए डैनी के आखिरी शब्द थे, मैं फिर लौटूंगा। खून की प्यास कभी नहीं बुझती। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ी तो डैनी का साया पूरी तरह मिट चुका था। अंकित और प्रोफेसर वशिष्ठ घाट पर खड़े थे। शहर अब सुरक्षित था, लेकिन अंकित की आंखों से नींद हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। उसे पता था कि बुराई का एक अंत हुआ है, लेकिन अंधेरा अभी भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। कमेंट में बताएं, क्या अंकित को उस किले में वापस जाना चाहिए? मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिएगा।